कहानी आधुनिक कहानी के विकास की परंपरा 1950 के बाद में कहानी में किस तरह से बहुत सारे परिवर्तन घटित होते हैं। वो तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से बाहर निकलती है। समाजवादी विचार हो, नैतिकता का विचार हो, रोमानी हो, मनोवैज्ञानिक हो, उन सारी चीज़ों से निकल कर के कहानी जब दूर जाती है तो जीवन के बहुत सारे व्यापक मुद्दों और सिद्धांतों को छोड़कर बाहर निकलती है। उसकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई है और जीवन की प्रामाणिकता और जीवन के वैविध्य को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसके बारे में नामवर सिंह क्या कहते थे कि नामवर सिंह हिंदी कहानी आलोचना के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण आलोचक हैं। हम जब भी नामवर सिंह को पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ नया सीखने और समझने को मिलता है हमें। और जिस लेखक को समझ करके, जिस लेखक को पढ़ करके अगर हमें कुछ नया मिल रहा है समझने को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कुछ चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। नई कहानी में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी विद्यमान है। उसमें प्रभावान्विति पर इतना जोर दी नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई और विषय की यथार्थता के प्रति प्रतिबद्ध होता है। और यही बात है कि उसकी कहानी में विविधता भी है, वैविध्य भी है। और हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर ने नई कहानी के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। और रचनाकार के लिए, लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वैचारिक दृष्टि। आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्म दृष्टि और संवेदनशील है और बिना किसी लाग लपेट के तटस्थता एवं सच्चाई के साथ यथार्थ वास्तविकता को अपनी रचना का माध्यम बनाकर व्यक्त करता है। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि नई कहानी का सबसे विशिष्ट है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता, कथानक ही बदल चुका है। हमने कहा उसमें नैरेटिव खुद ही नायक है, वो घटना ही अपने आप में कथानक है। स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया। प्रजातांत्रिक मूल्यों के संबंध में हमारी आदर्शवादी कल्पनाएं झूठी साबित हुई तथा जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय और भी घनिष्ठ हुआ। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने हमारे जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। अतः कहानियों के विषय में अब जीवन की वास्तविकता समस्याओं से पूरी तरह जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसिद्ध कहानीकार मार्कंडेय कहते हैं कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी एक नए पहलू पर आधारित है। तो कहने का मतलब मार्कंडेय का भी वही है कि नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक में आरंभ हुई और 55 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ती है। काव्य और टेक्निक दोनों ही दृष्टियों से बाद में इन कहानियों में 55-56 के आसपास नई कविता के वजन पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है तथा वह कल्पना प्रस्तुत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानी दिखती है ना। कह रहा है कि नयापन क्या, नयापन तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस बात को कहने का ढंग, समाज के बदलने का परिप्रेक्ष्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की जब बात आप करने लगते हैं तो कहीं न कहीं एक नया विचार आपके कहने में, आपके लिखने में, आपके सोचने में, समझने में आने लगता है। और उस सब का प्रभाव कहीं न कहीं रचनात्मकता पर भी पड़ता है और जीवन पर भी पड़ता है। छठे दशक में कौन कौन थे? शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, रेणु के प्रमुख नाम हैं। इनकी कहानियों में गांव की तस्वीर साफ सुथरी दिखाई पड़ती है। आर पार की माला, मुर्गा सराय में इंतजार है। मार्कंडेय की कहानी महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाए अकेला, महायादी है। और रेणु को तो आप जानते ही हैं, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। और इसमें सबसे अधिक ख्याति मिली है रेणु को ही। और नई कहानी में फिर नगरबोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से अभिव्यक्त होती है। महानगरी जीवन में पाई जाने वाली सहानुभूति, समस्या, ईर्ष्या, स्वार्थपरकता, जीवन की कृत्रिमता आदि को कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत आदि ने अभिव्यक्त किया है। और नई कहानी में आधुनिकता बोध कई अर्थों में विद्यमान है। मध्यकालीन मूल्यों के राज तथा नवीन वैज्ञानिक सोच ने आज की कहानी को प्रभावित किया है। नगरीय जीवन की वास्तविकता स्थिति का चित्रण तो इन कहानियों में है ही,
साथ ही आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन एवं रिक्तता की अनुभूति, युगिन संक्रमण एवं तनाव को भी इसमें अभिव्यक्त किया गया है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा की कहानियाँ इस विषय के बाबत देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। फिर नई कहानी में उषा, प्रेमवदा, मनु जी, कृष्णा जी, शिवानी, मेहरुनिसा, परवेश और रजनी पनिकर जैसी महिला कहानीकार भी थी। देखिए, महिलाओं का आना बहुत अच्छी बात है। जब महिलाएं खुद अपने जीवन की तमाम विडंबनाओं और विषमताओं को हमारे सामने अभिव्यक्त करती है तो कहीं न कहीं पाठक इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है और समाज की वास्तविकता के बारे में एक भोगा हुआ यथार्थ और एक कहा हुआ यथार्थ, जो आदमी जिस पीड़ा से गुजरता है वो उस दर्द को ज़्यादा गहराई से और अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे दलित साहित्य की हम बात करते हैं बार बार कि चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन हो, चाहे तुलसीदास की आत्मकथा हो, ये तुलसीराम की मणिकर्णिका, अगर आपकी पढ़ने की रुचि हो तो उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है और वो किसी आख्यान, किसी उपन्यास से कम नहीं है। फिर कमलेश्वर की कहानी बयान, राजा निर्बंसिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मन्नू की यही सच है, मोहन राकेश की अपरिचित, मोहन राकेश की मिसपाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा जी की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और झोंक, कहानियाँ टूटी हुई नारी, टूटे हुए पुरुष की कहानियाँ हैं कि किस तरह से आधुनिक पुरुष अपनी तमाम सफलताओं और सक्सेस के बावजूद भी जीवन के उस विस्तार को समझते और जानते हुए भी कैसे अपने आप को टूटा हुआ, अकेला और तमाम तरह के संकट उसके जीवन में भी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रकार के संकट से गुजर नहीं रहा है और उसके जीवन में सब कुछ सही ही सही चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए।